जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर शामिल होते हैं। समटाइम वो ग्राफिकली बहुत सारी चीज़ें पूछता है, तो वी शुड नो दीज थिंग्स अबाउट ग्राफ। देखें, ग्राफ का मैंने डेफिनेशन लिखी है, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू। कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू की बेटा ये फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तस्वीरी इजहार होता है ग्राफ। किसका तस्वीरी इजहार होता है बेटा? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू का। और ये ग्राफ इन दो के दरमियान रिलेशन शो करता है। रिलेशन में कि इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, वो एक तस्वीर से हमें नज़र आ रहा होगा। तो यही मैंने बताया, शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यू नो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर एब्सिसा, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस आर ऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखें, ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है, वाई और एक्स के दरमियान एक ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन शो करिए कि दीज टू क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब ये है कि जिस रेशो से हम x को बढ़ाएंगे y उसी रेशो से इंक्रीज़ करेगा, या जिस रेशो से x डिक्रीज़ होगा y उसी रेशो से डिक्रीज़ होगा। ये है आपके पास डायरेक्ट रिलेशन। इसी तरह का एक और ग्राफ देखिएगा। अगर ग्राफ इस तरह का है बेटा, जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह का ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपको इनवर्स रिलेशन शो कर रहा होगा कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें दूसरी डिक्रीज़ करेगी। इस ग्राफ में y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी अगर y इंक्रीज़ करेगा तो x डिक्रीज़ करेगा। उसका ग्राफ इस तरह का होगा। इसको हाइपरबोलॉइड भी कहते हैं या हाइपरबोलिक कर्व भी कहते हैं। तो ये ग्राफ जो देखें एक पिक्चर दे रहा है आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू के दरमियान रिलेशन की, तो इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें ग्राफ और क्या क्या चीज़ें दे सकता है। मिसाल के तौर पे देखें, एक पैरामीटर मैंने इसका लिखा है स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है मेरा बेटा? इट इज़ द रेशो ऑफ द क्वांटिटी टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस टू द क्वांटिटी टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यानी यूँ समझें कि ये रेशो है डिपेंडेंट क्वांटिटी की इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ। वाई ओवर एक्स, जो क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसको नोमिनेटर में ले लें, जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है उसको डिनोमिनेटर में ले लें, यू विल गेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। और एक और बात याद रखिएगा, स्लोप टेन थीटा के इक्वल भी होता है, यानी ग्राफ की लाइन जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है उसका अगर हम 10 ले लें, इट विल गिव यू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दो फार्मूले बेटा स्लोप के लिए होंगे। ग्राफ का क्या स्लोप क्या देगा वो हम बाद में देखेंगे, जो भी क्वांटिटी आएगी उसके मुताबिक हम देख लेंगे कि ये हमारे पास ये क्वांटिटी आ रही है। तो स्लोप की दो फॉर्म्स हैं, एक ये स्लोप डेल वाई मीन y2 माइनस y1 और डेल x मीन x2 माइनस x1, इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। उसके लिए देखें, ये ग्राफ है, ये 0 है सपोज, इधर हमारे पास ये वैल्यू जा रही है 10 तक, इधर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2 तक, 1 2। अब अगर वो कहते हैं इस ग्राफ का स्लोप निकालें, तो ये x एक्सिस पे जो वैल्यू है और y एक्सिस पे जो वैल्यू उनके करस्पॉन्डिंग, उनको आप, ये जो सेकंड वैल्यू है ये y2 है बेटा, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये y1 है। ऐसे ही सेकंड वैल्यू x एक्सिस पे ये x2 है और ओरिजिन पे है ये x1 है। तो यहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट करनी है इस फार्मूले में, आपके पास स्लोप आ जाएगा। सपोज मैं इसी ग्राफ का स्लोप निकालना चाह रहा हूँ मेरा बेटा, तो देखें y2 इज़ द पॉइंट टेकन अलॉन्ग y एक्सिस एज ए सेकेंड पॉइंट 10 माइनस y1 दैट इज़ ऑन ओरिजिन दैट इज़ 0, x2 इट इज़ 2 माइनस 0, सो 10/2 विच इज़ 5। ये आपके पास स्लोप आ गया। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है कि अगर पॉइंट दिए हुए हों, ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हों और वहाँ से आपने उसका स्लोप कैलकुलेट करना हो, तो आप इस तरह y वाली वैल्यूज़ को x पे डिवाइड कर सकते हैं, यू गेट द स्लोप। अदर फॉर्म ये है कि आपको वो सपोज ये कहे कि ये एंगल 30 डिग्री है। अब एंगल दिया हुआ, अब स्लोप निकालना है, तो मैंने बताया स्लोप का फार्मूला इट इज़ tan ऑफ थीटा आल्सो, तो tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू आप पुट करेंगे, आपके पास इस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये ग्राफ का स्लोप हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखने के लिए आप ये एक छोटी सी चीज़, एक टेबल याद रख लें, ताकि
कोई मसला ना हो। यहाँ पर थीटा ले लें, यहाँ पर साइन ले लें, यहाँ पर कॉज ले लें और यहाँ पर टेन ले लें। तो इसमें देखें जी, मैं वैल्यूज़ पुट करके यहाँ ही से वैल्यूज़ निकालूंगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कैसे कैसे आ रही हैं। सबसे पहले 30 डिग्री, इसे मैं ले रहा हूँ 0/4 स्क्वायर रूट, तो देखें ये 0 आ जाएगा। उसके बाद वैल्यूज़ ले रहा हूँ 45 डिग्री, इसे रखें 1/4 स्क्वायर रूट, तो ये देखें 1/4 स्क्वायर रूट आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, 1/, इसको यूँ पहले 0 डिग्री करें जी, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 1/4 स्क्वायर रूट इट इज़ 1/2। इसी तरह 45 डिग्री बेटा 2/4 स्क्वायर रूट, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 60 डिग्री, ये 3/4 स्क्वायर रूट, तो ये 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आ जाएगा। और फाइनल वन इज़ 90 डिग्री, ये 4/4 स्क्वायर रूट, ये 1 आ जाए। बेटा ये एक आप याद रख लें, बाकी खुद ब खुद वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। मैंने क्या किया है, ऊपर ज़रा नॉमिनेटर में देखें 0 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में नीचे 4 वैसे ही मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, 0/4 स्क्वायर रूट, फिर 1/4 स्क्वायर रूट, फिर 2/4 स्क्वायर रूट, फिर 3/4 स्क्वायर रूट और फिर 4/4 स्क्वायर रूट। ये यूँ समझ लें कि शॉर्टकट है, एक जुगाड़ है, एक तरीका है याद रखने का। तो अब इसको देखें जी, 0/4 0 आ गया, यानी साइन 0 डिग्री 0। 1/4 स्क्वायर रूट, तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 आ गया। 45 डिग्री 2/4 स्क्वायर रूट, तो 2 1 2 2 to the 4 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 60 डिग्री ऊपर 3 आना है, 3/4 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। और फाइनल वन ऊपर 4 आना है, 4/4 स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी साइन 91 होता है। काज के लिए बड़ा आसान है, इन वैल्यूज़ को राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, यानी जो इधर लास्ट वैल्यू थी इधर पहली आएगी 1 आएगी, फिर उसके बाद इधर 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आएगी, फिर उसके बाद ये आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट, उसके बाद ये आ जाएगी 1/2 और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी 0। ले जी, ये काज की वैल्यूज़ आ गई। और अगर आपने tan निकालना है बेटा, वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो ये देखें साइन थीटा 0/1, तो ये 0 आ जाएगा। 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट बाय 2, यानी 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो ये ज़ाहिर सी बात है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 स्क्वायर रूट, तो ये देखें ये ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। और ये 1/2 दोनों की वैल्यू 1/2 है, कास की भी और साइन की भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे 1। और इसी तरह इसका देखें, इसको जब डिवाइड करेंगे इस पर, तो ये 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये सिंपल आपने टेबल, इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इस तरह आपने याद रख लेना इस टेबल को, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। सम टाइम वैल्यूज़ याद नहीं रहती, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके जी, अब हम इन ग्राफ को यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह रहा हूँ। हाँ जी, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज़ नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और देखिएगा सपोज ये ऐसे है, ये इस तरफ मैं टाइम ले रहा हूँ इंडिपेंडेंट एक्सिस पे, इस तरफ मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ मेरा बेटा, इट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और किसी भी तरह का ग्राफ हो, सपोज ग्राफ ऐसे है। पहली चीज़ क्लियर कट है कि डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी बॉडी का डिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप मैंने बताया ये होता है y/x, y पे d है, नीचे t है, तो देखें d/t डिस्टेंस ओवर टाइम, इट विल गिव यू स्पीड और एवरेज स्पीड।
तो इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको जो स्लोप है वो क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा। अब इसे याद रखिएगा कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ले लेंगे तो वो आपको क्या दे देगा बेटा, एवरेज स्पीड दे देगा। ये बात भूलनी नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह ये इसको शो कर रहा है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे ये ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है, ग्राफ क्लियर कट इस बात को शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि ये देखें डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। और अगर मैं इसका स्लोप लूँ, इस ग्राफ का देखिएगा, स्लोप लूँ तो स्लोप आपको मैंने बताया है ये क्या होता है जी, डेल वाई ओवर डेल एक्स या वाई ओवर एक्स। तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल जीरो है, पैरेलल है, स्लोप वैसे ही जीरो आ जाएगा। या 2 पॉइंट फॉर्म से निकालें, ये देखें आपके पास ये x2 भी इधर, x1 भी इधर, y2 भी इधर, y1 भी इधर, तो ये आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये ज़ीरो आ जाएगा स्लोप भी इसका, क्योंकि y2 भी y, एक ही पॉइंट पे हम खड़े हैं ना, y2 भी y, y1 भी y, x2 भी x, x1 भी x, तो इसलिए इसका स्लोप जीरो आ जाएगा। वरना मैंने कहा है कि स्लोप निकालने का एक और फार्मूला है कि आप x एक्सिस के साथ एंगल देखें, तो देखें x एक्सिस के साथ ये पैरेलल में है, तो अगर मैं इसका स्लोप उस फार्मूले से tan से निकालना चाहूँ तो tan ऑफ 0 डिग्री, तो इसका स्लोप फिर जीरो आ गया। तो इसका मतलब है इस ग्राफ का स्लोप जीरो, स्लोप जीरो होने का मतलब है एवरेज स्पीड जीरो, विच मीन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी आपका रेस्ट में है। तो ये ग्राफ अगर इस तरह का आ जाए तो आपको पता हो कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा। इज इट क्लियर बेटा, इस ग्राफ के स्लोप ने आपको क्या देना है, एवरेज स्पीड देनी है। अब इसी तरह देखें, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं, तो क्लियर कट है कि ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो मेरा बेटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास टाइम होगा। ये फ़र्ज़ करें ग्राफ ऐसे आया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर इसका मैं स्लोप लूँगा तो स्लोप होगा डेल डी बाय डेल टी, इट इज़ एवरेज वेलोसिटी नॉट एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप एवरेज स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देता है। कि कल मैंने दोनों में फ़र्क बता दिया था कि ये जो डिस्टेंस होता है आपका इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, अब ये क्या बता रहे हैं कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप होता है ये एंगल ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप ने आपको क्या देनी है, एवरेज वेलोसिटी देनी है। तो जब मैंने इसका स्लोप लिया, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो डिसाइड करेगा। तो उसने ये डिसाइड किया कि चूंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एंगल चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप क्या दे रहा है हमें, एवरेज वेलोसिटी दे रहा है। सो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिसाइड किया है बॉडी की वेलोसिटी का, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात ही नहीं हुई, लेकिन ये ग्राफ बता रहा है कि इसका स्लोप ले लो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसी तरह अगर ग्राफ इस तरह का होता, ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो देखें भाई इसका स्लोप फिर जीरो है, स्लोप जीरो होने का मतलब है बॉडी रेस्ट में। तो ये आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया जी बेटा। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, और हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ भी जाते हैं और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ भी जाते हैं। क्लियर कट है कि ये स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ होगा, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू एक डिपेंडेंट वैल्यू, और टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वैल्यू, इट इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसमें अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोग स्पीड ले लेंगे, ये आपके पास स्पीड आ गई, ये आपके पास इधर टाइम आ गया। सपोज ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं फ़िलहाल, तो इसमें देखें जी पहली चीज़ तो क्लियर कट है कि वी और टी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ग्राफ को देख के ही हमने फैसला कर दिया कि डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
इट डज नॉट मीन कि जी इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज टाइम इंक्रीजेज या इफ टाइम इंक्रीजेज वेलोसिटी इंक्रीजेज, नो, इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि इफ़ v इंक्रीजेज देन t शुड बी इंक्रीज विद द सेम रेशो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि टाइम के साथ साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली रेज हो रही है। एक तो ये ग्राफ ने हमें बता दिया। दूसरा, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो ये देखें, स्लोप डेल v आवर डेल t, ये क्या चीज़ है भाई? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन होता है। ये है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, तो बेसिकली इट विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये आपको क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। बट कंडीशन इज दैट व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कर्व पाथ में ये चीज़ नहीं आएगी, इसे याद रखिएगा। कर्व पाथ के लिए स्लोप अगर निकालेंगे तो वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन की बात की कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ का हम स्लोप लेंगे तो विल गेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, यहाँ से आ जाएगी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड। ओके, अब मैं अगर इस ग्राफ का एरिया लूँ तो एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, आई एम गेटिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला यू नो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो 1/2, ये देखिएगा बेस पे हम टाइम ले रहे हैं और इधर हम v है आपके पास, तो ये आ गया 1/2 vt। अगर vt को गौर से देखा जाए तो इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड, s इज इक्वल टू vt। 1/2 को छोड़ दें, वो कांस्टेंट फैक्टर है। तो इसका मतलब है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ये आपको क्या देता है जी? एरिया गिव यू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बेटा वो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अलग-अलग किया है, स्पीड टाइम ग्राफ को अलग किया कि स्पीड टाइम ग्राफ ने आपको डिस्टेंस कवर्ड देना है। और डिस्टेंस की करेक्टरिस्टिक्स है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन के ग्राफ को देख के हमें पता चल जाएगा स्पीड किस तरह की है। ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। जब भी वो आपको सपोज ये एंगल दे देता है, कहता है यार ये एंगल जो है 45 डिग्री है, आप स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तो निकालो। भाई आपने सिंपल इसका स्लोप लेना है, डेट इज tan ऑफ 45 डिग्री, आंसर इज 1, सो इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। और अगर 2 पॉइंट फॉर्म दी हुई है, इसे 0 असाइन किया हुआ है, इसे 5 असाइन किया हुआ है, इसको यानी इस पॉइंट को उसने 5 असाइन किया है और इस टाइम को उसने 2 सेकेंड असाइन किया है, तो इस सूरत हाल में आप स्लोप निकालें। फिर आप फार्मूला लगाएंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल वाई क्या होता है? y2 माइनस y1। डेल एक्स क्या होता है? x2 माइनस x1। तो ये देखें, ये दूसरी वैल्यू y2 है 5, ओरिजिन पे आए, ये y1 है 0 जी, x2 पे ये दूसरी वैल्यू 2 और ये ओरिजिन पे 0, तो 5/2 विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये वैल्यू असाइन कर देता है तो ये उसकी मर्जी है, वो वैल्यू असाइन कर दे, ये उसकी मर्जी है वो एंगल असाइन कर दे। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्लोप गिविंग यू एक्सेलरेशन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप। जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज करेगा, इट इज क्लियर कट कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी। तो अगर वो दो का कंपैरिजन दे दे कि जनाब बॉडी ए का ग्राफ ये है, बॉडी बी का ग्राफ ये है, विच इज़ मूविंग फास्टर, तो भाई जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो एक्सेलरेटेड ज़्यादा होगा, और अगर एक्सेलरेटेड ज़्यादा होगा तो फास्टर मूव कर रहा होगा। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि वो आपसे ग्राफ में से क्या क्या चीज़ें निकलवाता है। आपको बेसिक्स पता हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये देखिए, मैं एक छोटे से ग्राफ से आपको कुछ समझाना चाहूँगा। इसको आप स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आपको स्पीड देती है। मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये एक ग्राफ इस तरह का है, ये ग्राफ है। सपोज आई एम असाइनिंग दिस पॉइंट ओ ए बी सी एंड इट इज़ 5। सपोज ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये 3 है और ये 4 है। वो कहता है ये स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम। जब भी वो स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहे तो समझिएगा कि बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो कहता है कि अब इस स्पीड टाइम ग्राफ से आपने
मोशन को बताना है कि ओ से ए तक मोशन कैसी है, ए से बी तक मोशन कैसी है, बी से सी तक, वो उसकी मर्जी एमसीक्यूज कहाँ से कहाँ तक पूछता है। तो ज़रा देखें ओ से ए तक की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट देखें ओ से ए तक एंगल चेंज नहीं हो रहा। अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप कांस्टेंट है। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो फ्रॉम ओ टू ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अगर वो कहे कि नहीं जी इस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालो, फिर हमारी मजबूरी है कि फिर हमें इस फार्मूले पे जाना पड़ेगा। तो देखें y2 यहाँ से आएगा 5 माइनस 0, और इधर से देखें x2 यहाँ से आएगा 1 और ये 0, तो इट इज़ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर वो मैग्नीट्यूड कहता है। तो वो एक वक्त में एक क्वेश्चन पूछेगा, ये उस पर डिपेंड करता है क्या पूछता है। फ्रॉम ए टू बी, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है भाई। इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है? 0 है। अगर एंगल 0 है, स्लोप क्या है? 0। स्लोप 0 होने का मतलब है ए टू बी एक्सेलरेशन भी क्या है? 0 है। तो इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन वो किसी भी तरह से पूछ सकता है कि ग्राफ का वो रीजन बताएं जहां बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो रीजन बताएं जहां एक्सेलरेशन 0 है, तो ए टू बी है। ऑप्शन में वो ए बी दे सकता है, ओ ए दे सकता है, बी सी दे सकता है, ओ सी दे सकता है। तो आपने स्लोप को देख लेना है, जहां आपको स्लोप 0 नजर आए वहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बी टू सी, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। बी टू सी मैंने बताया कि अब हमें एंगल चाहिए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये वाला, जबकि यहां हमारे पास क्लॉकवाइज वाला एंगल है। जब भी एंगल क्लॉकवाइज वाला आ जाए तो समझ जाइएगा अब इसका स्लोप नेगेटिव है। डेट्स ऑल। बस मैंने पहले कहा कि स्लोप में हम एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल इंक्लूड करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल मालूम है तो स्लोप पॉजिटिव, लेकिन अगर वो नहीं है तो क्लॉकवाइज वाला एंगल अगर मौजूद है तो डज नॉट मैटर, अब स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर इसका स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव, विच मीन रिटार्डेशन और डिसलरेशन। तो वो कहे जी बताओ ग्राफ का कौन सा पोर्शन है जहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। तो भाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लें कि स्लोप कहाँ नेगेटिव हो रहा है। हमें पता है कि जहाँ क्लॉकवाइज एंगल बनेगा वहाँ स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। हाँ, अगर वो कहता है कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, नॉट ए प्रॉब्लम। आप यहीं से ये देखें, मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, फार्मूला लगाइएगा y2 यही रहा आपके पास, ये रहा y2। तो ये आपके पास y2 बेटा ये देखिएगा हम यहाँ से इधर जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास अब ये थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू y1 आएगी, यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आएगी? y2 आएगी। तो यहाँ पे y2 की अगर वैल्यू चेक करें 0 है, और y1 की वैल्यू चेक करें वो आपके पास 5 है डिवाइडेड बाय, उसके बाद आपके पास क्या होगा जी? x2 माइनस x1, यानी ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3, तो इट इज़ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये खुद ब खुद आपको स्लोप ने बता दिया मैं नेगेटिव हूँ, रिटार्डेशन है मेरे पास। तो इस तरह आप स्पीड टाइम ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। और इसका जो एरिया है स्पीड टाइम ग्राफ का वो आपने निकाला, स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया ने आपको क्या दिया है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिया है। इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूँ जी स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, ये स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखें ये वेलोसिटी के ऊपर एरो पुट कर दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ज़रा देखिएगा ग्राफ से शो हो रहा है कि v और t के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी v इंक्रीजेज विद द सेम रेशो एज t इंक्रीज। और इसमें दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो ये एक्सेलरेशन आएगा। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आया था, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। इसी तरह एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ that will give you total distance covered which is always positive, but area under velocity time graph it will give you total displacement and it may be positive or negative। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि वो किस तरह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि उसका एरिया पॉजिटिव है, उसका एरिया नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये एक्सिस से ऊपर भी जा सकता है, एक्सिस से नीचे भी आ सकता है, जबकि ये जो ग्राफ है ये हमेशा एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, ये एक्सिस से नीचे नहीं आएगा किसी भी सूरत में। अच्छा, इसमें सिंपल सी जो एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे वो कहे कि एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा?
व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी एक ग्राफ देके उसका कन्वर्स क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन डेट या इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल बी दी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बेटा घबराना नहीं है, हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ dt ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। पीछे हमने पढ़ा है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप लें तो वो हमारे पास क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी आता है। तो मेरा ख्याल में इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ की बात करें यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, उसने हमें क्या देना है, एवरेज वेलोसिटी देना है। तो अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब है स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इंक्रीज़ कर रहा होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी। इज इट क्लियर कि वेलोसिटी कहाँ से मिलनी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। और इस ग्राफ में हम देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इंक्रीज करेगा और इक्वली इंक्रीज करेगा। तो फिर यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऐसा ग्राफ होगा जिसका स्लोप यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होगा। स्लोप यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने का मतलब है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही होगी। सो इसका जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, इट विल बी जस्ट लाइक दिस कि इसका स्लोप यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये अगर वो एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ आपसे मालूम करवाना चाहे तो यू शुड नो कि इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी बेटा। तो चूँकि ग्राफ्स की बात हो रही है, अब देखिएगा ये इन्वर्स रिलेशन का एक ग्राफ है जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मैथमेटिकल नाम है कि ये हाइपरबोला है। ये ग्राफ हाइपरबोलिक कहलाएगा, ये हाइपरबोलिक कहलाएगा ये ग्राफ। और ये जो इस तरह का ग्राफ है ये पैराबोलिक कहलाएगा। हर की अपनी शेप्स को हम नाम दे देते हैं, मैथमेटिक्स वालों ने भी नाम दिए हुए हैं, तो ये पैराबोलिक कहलाएगा। तो जब भी ग्राफ इस तरह की कर्व हो ये हम इसे कहते हैं हाइपरबोलाइड है। जब इस तरह हो, क्योंकि बेसिकली तो बेटा हाइपरबोला जो है वो आपका कुछ इस तरह होता है, ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये ऐसे होता है हाइपरबोला। ये इस तरह की कोई भी शेप हाइपरबोला कहलाएगी। ये होता है बेसिकली हाइपरबोला ना, ये हाइपरबोला होता है आपका। तो अब चूँकि ये देखें ये शेप इससे मिलती जुलती है, उसका पार्ट तो है ना, तो ये हाइपरबोलाइड कहलाएगी। और जो आपका पैराबोला है बेटा, पैराबोला को भी देख लें, पैराबोला ये भी आपका पैराबोला है, ये भी आपका पैराबोला है। थोड़ा थोड़ा इक्वेशन में फ़र्क आता है। तो इस तरह की जो भी शेप होगी वो पैराबोलाइड कहलाएगी। तो ये देखें ये जब ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसको हम पैराबोलाइड शेप कह देते हैं। तो ग्राफ की शेप्स जो है इस तरह से डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, ये ग्राफिकल बातें होगी सारी की सारी। अब हम लोग बात करते हैं जी इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अच्छा बेटा, आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, अगर आपको याद हो, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, या s इज़ इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई आवर 2 इंटू टी, या s इज़ इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी का फार्मूला वहाँ से निकालें। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम या फॉर द बॉडी विच इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ इधर, दीज इक्वेशंस ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है जी, यानी जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जिसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस मोशन के लिए अप्लाई होंगी। यानी वो अगर वो कहे कि यार ये डिफरेंट ग्राफ हैं वेलोसिटी टाइम के, बताओ जी इक्वेशन ऑफ मोशन किस पे एप्लीकेबल होंगी। मैंने क्या कहा है, ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसका स्लोप यूनिफॉर्म होगा, इसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ये यूनिफॉर्म होगा, उस पर ये इक्वेशंस अप्लाई होंगी। अगर कहीं भी कोई ओंगी बोंगी मारता है कि जी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है,
या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि इनका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन सिर्फ उस पर अप्लाई होती हैं जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है, अदरवाइज हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इन इक्वेशंस को ना दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं ताकि आपको MCQs करने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे पहला केस है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट या व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। चलें जी यूँ कर लें, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी आपके MCQs में की पॉइंट होगा ये कि वो कहेगा कि बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अल्फाज की हेरा फेरी हो सकती है, तो फिर ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएंगी। इसका मतलब एक ही है कि VI क्या हो गया 0। तमाम इक्वेशंस में आपने VI की जगह 0 पुट करना है, इक्वेशंस विल बी मॉडिफाई एंड यू कैन सॉल्व द MCQs इजीली। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, VF इज इक्वल टू AT, क्योंकि VI 0 हो गया। अब ज़रा देखें, अगर आपको V और T दिया जाए, यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इजीली, बट कंडीशन इज दैट कि बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर ये आप इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी आपको पता है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, VF इज इक्वल टू GT। लेकिन ये उसी वक्त होगा व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि एक बॉडी को आपने जब ऊपर से नीचे गिराया है तो रेस्ट से स्टार्ट किया, और अगर रेस्ट से स्टार्ट किया तो आपके सामने ये आ गया कि VF इज इक्वल टू GT। यहाँ से देखें क्लियर कट है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू T या V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो MCQs व्हाट कि जनाब एक बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ गई है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ से देखें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, आई कैन राइट एन इक्वेशन V1 आवर V2 इज इक्वल टू T1 आवर T2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, यही हैं जो सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी। वो कहता है जी एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 2 सेकंड टाइम में, जब टाइम आपका 2 सेकंड था, सपोज उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, अगर टाइम उसका हो जाए 7 सेकंड, अब वेलोसिटी निकालें, तो किसी कैलकुलेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू यूज दिस रिलेशन। तो कंडीशन इज दैट कि एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपको यहाँ से V2 मालूम करना है, तो इजीली आप V2 इज इक्वल टू T2 माई ओवर T1 मल्टीप्लाई बाई V1। दोनों साइडों को उल्टा के हमने V2 को अलहदा कर लिया, आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मैंने यूज़ उस वक्त करना है जब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी से कोई समझ ना आ रही हो। इट इज़ क्लियर कि अगर टाइम डबल होगा वेलोसिटी डबल हो जाएगी, टाइम 3 टाइम होगा वेलोसिटी 3 टाइम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता कि पहले टाइम 2 सेकंड था, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, और इसी में ही वो कहता कि अगर टाइम हो जाए 4 सेकंड तो वेलोसिटी बताओ, फिर आपको बेटा इस स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं। नो, सेव योर टाइम ड्यूरिंग द एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको पता है टाइम डबल हुआ है, अगर टाइम डबल हुआ है तो टाइम और वेलोसिटी के डायरेक्ट रिलेशन है, सो वेलोसिटी विल आल्सो बिकम्स डबल, इट बिकम्स दैट्स ऑल। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे मैंने वैल्यू बताई थी कि अगर टाइम 7 सेकेंड हो, अब ये ट्वाइस नहीं है, थ्राइस भी नहीं है, तो जब ऐसा नहीं है तो फिर आपको वो रिलेशन यूज़ करनी पड़ेगी, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2, बट इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। यानी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ टाइम बचता है वो टाइम बचाएं, जहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। आपको लगता है टाइम 3 टाइम कर दिया, वेलोसिटी 3 टाइम कर दें, टाइम 4 टाइम कर दिया, वेलोसिटी 4 टाइम कर दें, डेट्स ऑल सिंपल। क्यों ज़रूरत है कैलकुलेट करने की, टाइम बचाएं। हाँ, आपको लगता है कि टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम नहीं हो रहा है, जैसे मैंने 7 पुट किया, फिर इस इक्वेशन को यूज़ करें और यहाँ से कैलकुलेट करें आप वेलोसिटी को। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गई। इसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो कहे जी बॉडी एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो ये भी कह सकता है कि एक बॉडी को हमने फ्रीली फॉल किया, क्लियर कट है, फ्रीली फॉल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वहाँ भी V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगी जी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, VI 0 हो गया तो ये बनेगी S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर या S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। यस, दिस फैक्टर इज कांस्टेंट, सो S is proportional to T square. So I can write equations S1 over S2 is equal to T1 square over T2 square. You can easily calculate distance, जो भी वो आपको रिलेशन देता है। वो कहता है जी एक बॉडी यूनिफॉर्म, वर्ड वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगा, एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, पहले 2 सेकंड में
उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था आपके पास 5 मीटर, ये T1 है। कहता है ये बताओ कि वो 11 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कोई मसला नहीं है यार, आपके पास फार्मूला सामने मौजूद है, यू हैव टू ओनली पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर। तो आपने यहाँ से S2 निकालना, तो क्या होगा, S2 बराबर होगा T2 स्क्वायर आवर T1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1। तो देखें T2 आपके पास कितना है जी, 11 का स्क्वायर, T1 कितना है आपके पास, 2 का स्क्वायर, S1 कितना है, 5। कैलकुलेटेड एंड गेट द आंसर। यहाँ से कैलकुलेट करके आप आंसर को उसी वक्त अचीव कर सकते हैं। और एक और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके सामने आ रही है कि S इज़ प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, T स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है टाइम अगर डबल होगा तो डिस्टेंस कवर्ड 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम अगर 3 टाइम होगा तो डिस्टेंस कवर 9 टाइम हो जाएगा, टाइम अगर 4 टाइम होगा तो डिस्टेंस कवर 16 टाइम हो जाएगा। तो ये जहन में रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एक बॉडी मूव कर रहा है और सिंपल सी वैल्यू पूछता है कि 2 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करता है सपोज डेट इज़ 5 मीटर है, तो ये बताएं कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब मेरा ख्याल में बड़ा आसान काम है, शर्त ये है कि हमें पता हो कि टाइम कितने टाइम हुआ है। हाँ जी, कितने टाइम हुआ है, टाइम 2 टाइम, तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, 4 टाइम। तो पहले अगर वो डिस्टेंस 5 मीटर का कवर कर रहा है, सॉरी ये पहले डिस्टेंस फ़र्ज़ करें ये 3 मीटर का कवर कर रहा है, तो नेक्स्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी आपके पास, 3 4 12। तो ये जहन में रखिएगा कि जब आपको, मैं वही बात कि जब रिलेशन पता हो तो फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या कहा कि एक बॉडी मूव कर रहा है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना है, 3 मीटर। तो बताओ 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ज़रा देखिएगा, डिस्टेंस टाइम आपका 5 से 10 हुआ यानी डबल हुआ। अगर टाइम डबल होगा तो 2 का स्क्वायर डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। अगर 4 टाइम होगा तो पहले डिस्टेंस कितना था, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी यही होगा जी। इसी तरह आप देखें जी ज़रा थर्ड इक्वेशन को मॉडिफाई हम कैसे करेंगे। थर्ड इक्वेशन मॉडिफाई डेट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, डेट्स ऑल। 2gs या 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो यहाँ से देखें s इज इक्वल टू 1/2a वी एफ स्क्वायर। So S is proportional to V square. Again I can get a relation. S1 our S2 is equal to V1 square our V2 square. तो अब अगर वो आपको कहे कि एक बॉडी मूव कर रहा था, उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड और जो डिस्टेंस कवर था वो था 10 मीटर का, अगर उसकी स्पीड हो जाए 7 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर कितना होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करें ताकि आप वहाँ से आंसर निकाल सकें। तो क्या आएगा, S2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर आवर V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1। तो V2 आपके पास कितना है, 7 का स्क्वायर, V1 कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S1 कितना था, 10। यू कैन गेट दी आंसर। और एक जो मज़े का सवाल आता है वो ये आता है, कहता है कि एक बॉडी मूव कर रहा था, ज़रा ध्यान से, एक बॉडी मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी जो V1 थी वो थी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई की गई और बॉडी 5 मीटर का फासला तय करके रुक गया। कि बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड बॉडी बिकम्स एट रेस्ट आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। अब क्वेश्चन क्या देगा, कहेगा इफ बॉडी इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, नो ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। लो यार ये भी कोई सवाल है। S इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो देखिए स्पीड कितने टाइम हुई है, पहले 2 थी या 4, 2 टाइम हो गई। तो अगर 2 टाइम हुई, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 4 टाइम। S2B विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल बी 20 मीटर।
तो पहले हमने कहा कि इफ़ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बट इन्हीं इक्वेशंस को थोड़ा सा एक और तरीके से मॉडिफाई करते हैं। यानी अगर की वर्ड हो एमसीक्यूज में कि इफ़ बॉडी कम्स टू रेस्ट, कि बॉडी रेस्ट में आ गया, तो भाई बॉडी रेस्ट में आ गया, वी एफ ज़ीरो हो गई, तो जहाँ जहाँ वी एफ है वहाँ ज़ीरो पुट कर दें। आपके पास ये इक्वेशन क्या आएगी, ये इक्वेशन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वी आई इज इक्वल टू -80, वही रिलेशन आ गई कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू t जो हमने पहले की है, v और t का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। इसी तरह इस इक्वेशन को देखें, ये सेम रहेगी, ये आपकी इक्वेशन डिस्टेंस कवर्ड की सेम रहेगी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ वी एफ कहीं भी नहीं है, तो इस इक्वेशन में कहीं भी मॉडिफिकेशंस नहीं है। ये इक्वेशन जब भी आप यूज़ करेंगे बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो आपके पता होना चाहिए कि ये डाटा हो। हाँ, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इक्वेशंस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई थी, लेकिन कम्स टू रेस्ट इसका मतलब डाटा थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए होगा, वो देगा उस हिसाब से। इसी तरह ये देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, तो ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी मेरा बेटा, और आपको उसने उसी के मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर हो के स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इक्वेशंस का मूड और है, अगर वो कम्स टू रेस्ट तो इक्वेशन का मूड आपके सामने है। ओके बेटा, जी बेटा, तो अब ये मैंने आपको बताया था कि मोशंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में मैंने कहा था डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, और मोमेंटम का भी बताया था कि मोमेंटम भी मोशन को डिस्क्राइब करेगा। तो मोमेंटम का दूसरा नाम क्वालिटी ऑफ मोशन भी कहलाता है जी, इसको क्वालिटी ऑफ मोशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स है मूविंग बॉडी की। कभी भी जो बॉडी रेस्ट में है मेरा बेटा उसका मोमेंटम नहीं होगा या ज़ीरो होगा, अगर ज़ीरो को कांस्टेंट ट्रीट करें तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो मोमेंटम होता क्या है, ये किसी भी बॉडी का, मूविंग बॉडी का मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है, यानी P इज इक्वल टू mv। वन थिंग इज क्लियर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और इसका यूनिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपके पास मोमेंटम का यूनिट आ गया। और मैंने कहा कि ये क्वालिटी ऑफ मोशन है। मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मोशन, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन में। इसकी एग्जांपल बेटा मैं यूँ देता हूँ कि आप एक रूम में मौजूद हैं और वहाँ पर ख़तरा है कि अभी जो है यहाँ कोई ब्लास्ट हो जाएगा। दो डोर्स हैं, एक डोर से कहता है अगर आप निकलेंगे तो वहाँ फायरिंग हो रही, और दूसरे डोर से निकलेंगे तो वहाँ ट्रक जा रहा है आगे से। तो अब डिसीजन आप पे है कि आप कहाँ से गुज़रने का चांस लेंगे। आई थिंक जो आप चांस लेंगे वो ट्रक के आगे से गुज़रने का चांस लेंगे, बुलेट्स के आगे से नहीं गुज़रेंगे। तो यहाँ जो समझ में चीज़ आ रही है कि आप किससे डरे हैं, स्पीड से डर के, मैस से नहीं डरे कि बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, चांसेस कम है बचने के। ट्रक की बेशक मैस बहुत ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है, शायद बच के गुजर जाए। अच्छा, एक और सिचुएशन की तरफ आते हैं। वो कहते हैं जी दो रास्ते हैं गुजरने के, एक तरफ ट्रक जा रहे हैं वहाँ से भाग के गुजरना है, एक तरफ से साइकिल जा रहा है, स्पीड सेम है दोनों की। तो अब आप पसंद करेंगे कि यार साइकिल वाले से बच के गुजरना है। इसका मतलब है यहाँ आप स्पीड से नहीं डरे, मैस से डर गए। तो मामला कुछ उलझ सा गया कि एक केस में तो आप स्पीड से डर रहे हैं, मैस से नहीं डर रहे, दूसरे केस में आप मैस से डर रहे हैं, स्पीड से नहीं डर रहे। बेसिकली आप डर किस चीज़ से रहे हैं, जहाँ दोनों का प्रोडक्ट लार्ज है, जहाँ दोनों का मोमेंटम ज़्यादा है। ये है क्वालिटी ऑफ मोशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी मोशन के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखें अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है तो पी आई कैन बी रिटन एज एम वी आई एंड पी एफ कैन बी रिटन एज एम वी एफ। और अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है, यू नो चेंज इज़ ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो इट विल बी इक्वल टू पी एफ आपके पास क्या है जी, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा एम वी एफ माइनस वी आई। तो इस तरह आप चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इस तरह की इक्वेशंस हो तो यू कैन कैलकुलेट दी चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब इसमें जो है एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर है, और ये वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की है, यानी ये डायरेक्शन डिपेंड करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन पे।
तो अब ये छोटी सी डेफिनेशन करवाने का मतलब ये है कि आगे जो हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ इसका यूज़ आना है। तो जब इसका यूज़ आना है तो थोड़ा सा आपको पता हो कि मोमेंटम होता क्या है। कम टू द लॉज ऑफ मोशन। अच्छा बेटे, लॉज ऑफ मोशन वेरी सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन ने डिस्क्राइब किए, उसकी बुक थी प्रिंसिपिया। कब डिस्क्राइब हुए ये एमसीक्यूज कभी एक आध यूएचएस और दूसरे इंटरेस्ट टेस्ट वाले डाल देते हैं इन्फॉर्मेटिव, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में हुए और किस डेट को हुए, वो डेट भी आपने याद रखनी है। हाँ, अब इन लॉज की लिमिटेशंस क्या है? इन लॉज की कुछ बेटा लिमिटेशंस हैं। ये लॉज हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई नहीं होते, बल्कि ये लॉज अप्लाई होते हैं अप्लाई ऑन द सिस्टम मूविंग विद लो स्पीड। लो स्पीड भाई कितनी लो स्पीड? एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके कंपैरिजन में ये स्पीड लो हो, या रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। You know speed of light is what? Speed of light c is equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अगर इस पे लॉज की बात करेंगे तो इस पे लॉज कभी भी अप्लाई नहीं होंगे जो ऑब्जेक्ट्स इतनी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। उसके ऊपर ये जो न्यूटनियन फिजिक्स है, ये जो न्यूटन के लॉज हैं, इसने अप्लाई नहीं होना, ये लो स्पीड पे अप्लाई होंगे। और दूसरी चीज़, ये अप्लाई होते हैं मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, बड़ी चीज़ों पे, ट्रेन के लिए, जहाज़ के लिए। माइक्रोस्कोपिकली एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर भी ये लॉज अप्लाई नहीं होते। सेकेंडली, ये अप्लाई होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका एक्सेलरेशन बेटे क्या होता है? ज़ीरो, वहाँ ये आपके लॉज अप्लाई होते हैं। तो ये इन लॉज की लिमिटेशंस हैं। अब इन लॉज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा यार, बाकी तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो एमसीक्यूज़ के हवाले से है वो डिस्कस करूँगा। पहली चीज़, ये लॉ, ये वाहिद लॉ है जिसने यूँ समझें कि फ़ोर्स को डिफ़ाइन किया। गिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी अगर वो पूछे कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जिसने फोर्स की डेफिनेशन दी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा इसकी ये बात याद रखिएगा कि ये क्वालिटेटिव है। मैंने पहले शुरू में बताया था, दो चीज़ें होती हैं, एक क्वांटिटेटिव होती हैं, एक क्वालिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव का मतलब है थ्योरी बेस है, थ्योरी बेस का मतलब है इसका कोई फार्मूला नहीं है, कि कैलकुलेशंस नहीं है। और ये लॉ क्या कहता है जी? ये लॉ सिंपल बात करता है कि बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब है रेस्ट में है वो उसकी स्टेट है, मोशन में है तो वो उसकी स्टेट है। तो इसने खुद ही क्या कहा कि ए बॉडी विल नॉट इट्स स्टेट इटसेल्फ। कोई भी बॉडी खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बनेगी, ए बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ। और ज़रा देखें, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है इनर्शिया की, वो इनर्शिया क्या कहलाता है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट इज़ नोन एज इनर्शिया। तो ये डेफिनेशन भी तो वही है कि कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा इटसेल्फ। तो इसका तो पहला लॉ हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन भी यही है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को अगर चेंज करता है तो फिर ऐसे नहीं करता, और ऐसे ना करने का मतलब है कि वो रेजिस्ट करता है। तो
भाई वो जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया है, और ये भी वही वर्डिंग है, तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देंगे, कि पहला लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अब देखें इसमें फोर्स की डेफिनेशन कैसे आई। ये जो कह रहा है ना कि बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ चेंज नहीं करेगा, तो कैसे चेंज करेगा, वो कहता है कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा जो उसकी स्टेट को चेंज करेगा, और वो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको फोर्स का नाम दिया गया। तो यहाँ से फोर्स डिफाइन हुई है कि कौन सी चीज़ है जो उसकी स्टेट को चेंज करेगी, वो एक्सटर्नल एजेंट है, और उस एक्सटर्नल एजेंट को क्या नाम दिया, न्यूटन ने फोर्स का नाम दिया। तो इसका मतलब है फोर्स की डेफिनेशन तो यहीं से आ रही है कि एन एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज फोर्स। तो देखें इसी ने फोर्स को डिफाइन कर दिया कि स्टेट विल ओनली चेंज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, और ये एक्सटर्नल एजेंट मैंने बता दिया ये फोर्स कहलाएगी। तो पहले लॉ ने आपको फोर्स की डेफिनेशन दे दी, और न्यूटन ने इसी निस्बत से फोर्स के यूनिट को न्यूटन में डिफाइन कर दिया। अगर बात की जाए सेकंड लॉ की, बेटा ज़रा ध्यान से, सेकंड लॉ जी, पहले लॉ ने फोर्स की डेफिनेशन दी और सेकंड लॉ बताता है फोर्स को मेजर कैसे करना है। तो इसका मतलब है ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है। दूसरी चीज़ ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब है इसका फार्मूला है यार, ये फार्मूला बेस है, इसका फार्मूला है। और ये क्या कहता है कि जब बॉडी पे वो एक्सटर्नल एजेंट आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो एक्सेलरेशन इस एक्सटर्नल एजेंट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन है, अगर मैं इसको इकट्ठा करूं तो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अगर इसको इक्वेट करूं तो के एफ ओवर एम, एक बात याद रखिएगा ऐसा सिस्टम में के की वैल्यू 1 है तो ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम, फोर्स पर यूनिट मैस। एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि हमारे जन्म में तो होगा कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर बैठे ना रहिएगा। एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन आ गई, फोर्स पर यूनिट मैस इज नोन एज एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट यहाँ से देखें न्यूटन पर किलोग्राम, विच इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे खोल के देख लें, इट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का एक और नाम मैं देने चाह रहा हूँ, इट इज़ आल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ फोर्स फील्ड। फोर्स की या फोर्स फील्ड है तो उसकी, यानी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसके 2-3 नाम आ गए, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स पर यूनिट मास, या इंटेंसिटी ऑफ फोर्स फील्ड, या इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। अच्छा आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो अगर आपको याद हो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन की थी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो भाई जब इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह सकता हूँ तो फोर्स पर यूनिट मास, इसको मैं इंटेंसिटी ऑफ फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्यों नहीं कह सकता। तो एक्सेलरेशन का एक और नाम आ गया हमारे पास कि जनाब ये क्या होता है, आपके पास फोर्स पर यूनिट मास भी होता है और इंटेंसिटी ऑफ फोर्स फील्ड भी होता है। तो यहाँ से देखें ये जनरल आप फार्मूला बनाते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब इसमें कंडीशनली मैं इक्वेशन बना दूं ताकि आपको कोई मसला ना रहे। एक तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, और ये एफ क्या कहलाता है फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में, यही एफ डब्ल्यू बन जाता है, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो यार इस इक्वेशन पर इस इक्वेशन को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा एफ ओवर डब्ल्यू, और एम ए ओवर एम जी तो ये आ जाएगा ए ओवर जी। तो मेरा बेटा एक ये फार्मूला आ गया। अगर वो आपको कहे कि एक बॉडी है उसका वेट इतना है और उसका एक्सेलरेशन इतना है, उस पर लगाने वाली फोर्स कितनी होगी, तो यहाँ से आप एफ इज इक्वल टू ए आवर जी इंटू वेट डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें। बजाय इसके कि आप कहें सर जी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, पहले मैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लगा के एम इज इक्वल टू लगा के वहाँ से वैल्यू एम निकालूँ फिर पुट करूँ, इतना टाइम नहीं होता इंटरेस्ट टेस्ट में। इफ़ ही गिव्स यू वेट यूज द फार्मूला,
कि F इज इक्वल टू ए ओवर जी इंटू डब्ल्यू। ए उसने दिया होगा, वेट उसने बता दिया, जी 9.8 है। आप फिर इस पे ना जाइएगा कि F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि आपको फिर इधर आना पड़ेगा, डब्ल्यू ओवर जी निकालना पड़ेगा, वहाँ से आपके पास एम आएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, इट इज टाइम टेकिंग। आपके पास लॉ है F इज इक्वल टू एम ए, इसको जहन में रखते हुए अगर बॉडी का मैस कांस्टेंट हो जाए, मैस कांस्टेंट हो जाए तो मेरा बेटा वही फार्मूला जो मैं बनाता होता हूँ, F इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, सो F1 आवर F2 इज़ इक्वल टू A1 आवर A2। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सलेरेशन डबल, फोर्स डबल, एक्सलेरेशन 4 टाइम, फोर्स 4 टाइम, एक्सलेरेशन फोर्स ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर बॉडी का एक्सलेरेशन कांस्टेंट हो, एक्सलेरेशन अगर कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो F इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू मैस। इसका मतलब है कि F1 आवर F2 इज़ इक्वल टू M1 आवर M2। सपोज़ वो आपको कहे कि एक बॉडी जिसका मैस 5 किलोग्राम है और वो एक्सलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, जबकि फोर्स उसे चाहिए 4 न्यूटन। वो कहता है अगर बॉडी का मैस 15 किलोग्राम हो जाए, एक्सलेरेशन सेम रहे, अब बताओ फोर्स कितनी चाहिए होगी। तो यार फोर्स और मैस का आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब देखें, मैस पहले 5 kg था, अब 5 से 15 हो गया, यानी मैस 3 टाइम हो गया। अगर मैस 3 टाइम हो गया तो फोर्स भी 3 टाइम हो जाएगी। तो आपके पास पहले फोर्स 3 थी, अब नई फोर्स जो आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज़ 12 न्यूटन। तो यहीं से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ों को। अच्छा बेटा, तो ये आपके पास सेकंड लॉ की बात होगी, और मैंने कहा कि सेकंड लॉ आपका क्वांटिटेटिव लॉ है, आपके सामने फार्मूला भी आ गया, और उससे रिलेटेड जो भी MCQs हो सकते हैं वो बता दिए कि आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वालिटेटिव के लिए भी मैंने बात बता दी। थर्ड लॉ जो हमें कंसेप्ट देता है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देता है, और ये बताता है कि नेचर में जो फोर्सेस हैं वो म्यूचुअल हैं, पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, अकेली नहीं है। फोर्स इज़ नॉट अलोन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यानी हर लॉ, पहला लॉ उसने फोर्स की डेफिनेशन दी, सेकंड लॉ उसने फोर्स की मेजरमेंट दी, थर्ड लॉ ने एक और तहलका मचा दिया। वो क्या था कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, ये पेयर में एग्जिस्ट करती है मेरा बेटा, अकेली नहीं होगी। अकेली फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगी। और क्या कहता है, आपने पढ़ा हुआ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन कह लें जी। वजह, एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है। तो देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट, देयर इज एन इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन कह लें। तो इसका मतलब है अगर एक फोर्स कहीं एग्जिस्ट कर रही है, ये एक पहली फोर्स हो गई, तो कहते हैं अगर ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी, F2, जिसे आप रिएक्शन कहते हैं। तो वही बात आ गई कि फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट इन पेयर। म्यूचुअल फोर्स का कंसेप्ट दिया है इसने। हाँ, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, वो लिमिटेशंस मेरा पुत्र आपने याद रखनी है। लिमिटेशंस में ना 1 by 1 तमाम लॉज की आपको बता देता हूँ, क्योंकि तीनों लॉज तो डिस्कस हो गए। पहला लॉ, पहले लॉ की लिमिटेशंस में या लिमिटेशंस की हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। पहले लॉ की लिमिटेशन क्या है, अप्लाई इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होगा, नॉन इनर्शियल में अप्लाई नहीं होगा किसी भी सूरत में। पहला लॉ, ये पहले लॉ की लिमिटेशन है, फर्स्ट की, ये फर्स्ट की हो गई। सेकेंड लॉ की लिमिटेशन क्या है, ये जो F इज़ इक्वल टू एम ए है, ये वाला, ये सेकेंड लॉ की ये वाली फॉर्म, F इज़ इक्वल टू एम ए वाली फॉर्म, ओनली एप्लीकेबल
फॉर ए सिस्टम हैविंग कांस्टेंट मैस, जिस सिस्टम का मैस कांस्टेंट होगा उस पे आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ मैस वेरिएबल हुआ है फिजिकल टू एम अप्लाई नहीं होगा। एग्जांपल आपको जैसे रॉकेट है, रॉकेट का 80% मोर देन 80% में जो उसका मैस है वो फ्यूल होता है, वो फ्यूल होता है रॉकेट का। ये रॉकेट की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर मूव करता है, कैसे मूव करता है, वो फ्यूल अपना कंज्यूम करता है। जिस मोमेंटम से फ्यूल इमर्ज होता है उसके रियर पार्ट से, रॉकेट वो मोमेंटम गेन करता चला जाता है। रॉकेट उस मोमेंटम से मूव नहीं करता, बल्कि द मोमेंटम विद विच गैसेज इजेक्टेड फ्रॉम द रियर पार्ट, दैट मोमेंटम विल गेन बाय द रॉकेट। कि अगर गैसेज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से बाहर निकल रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रॉकेट का मोमेंटम ये रहेगा। इसका मतलब है उसका गेन ये आएगा, यानी पहले सेकंड में 2, अगले सेकंड में 4, अगले सेकंड में 6, अगले सेकंड में 8, तो इस तरह ये मूव करेगा। तो 80% मैस उसका फ्यूल होता है, तो उसका मैस वेरी करेगा। और अगर मैस वेरी करेगा, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा रॉकेट पे। ये उस वक्त एप्लीकेबल है जब सिस्टम का मैस बेटा क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। अब थर्ड लॉ की एप्लीकेशन पे आते हैं, उसकी लिमिटेशंस पे आते हैं। थर्ड लॉ बेटा, पहली चीज़ एक्शन एंड रिएक्शन नॉट एक्सर्ट ऑन सेम बॉडी। ये मज़े की बात है कि एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन के लिए 2 बॉडीज़ चाहिए होंगे, एक पे एक्शन होगा, दूसरी पे रिएक्शन होगा। MCQs को समझिएगा। वो कहे जी विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर थर्ड लॉ, तो आपको ये लिमिटेशन याद हो। एक ही बॉडी पे वो कहे कि एक्शन भी हो रहा है रिएक्शन भी हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होते, 2 डिफरेंट बॉडी पे होता है। ए पे एक्शन होगा तो कभी भी ए पे रिएक्शन नहीं हो सकता, रिएक्शन किसी बी बॉडी पे होगा। ये और बात है कि बी यहाँ पढ़ाओ या वर्ल्ड के किसी और हिस्से में पढ़ाओ, बट रिएक्शन शुड बी देयर। पहली बात ये है। दूसरी बात, एक्शन एंड रिएक्शन occurs for same length of time। ये भी इम्पोर्टेंट है जी, सेम लेंथ ऑफ टाइम, कि एक्शन और रिएक्शन एक ही टाइम में होगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन हो फिर रिएक्शन हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक बॉल फेंकी, एक्शन हो गया, अब अगर कोई टाइम लेती वो तो पहले वो चिपक जाती, टाइम गुजरता, फिर रिएक्शन होता, फिर वो वापस आती, लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे जाती है वापस आ जाता है। तो इसका सिंपल मतलब है एक्शन स्टार्ट रिएक्शन स्टार्ट, एक्शन कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट। सो एक्शन एंड रिएक्शन अकर फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। एक ही सेकंड में एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा।